हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग पहले क्या करेंगे, दो सेगमेंट में पढ़ेंगे दोस्त, पोयम और चैप्टर, यानी प्रोज और पोएट्री पढ़ेंगे दोस्त। प्रोज मतलब क्या, गद्य हम लोग बोलते हैं, और पोएट्री मतलब पद यानी कविता और कहानी। इसमें दोस्त हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो कविता है बहुत ही मजेदार है। इसमें जो कवि हैं जॉन डॉनी, ये जो कवि हैं बहुत ही अलग टाइप के इस कविता को लिखे हैं। इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही लाजवाब तरीके से किया गया है। मतलब उस कविता को रिदमेटिक टोन में बनाने के लिए, रिदमेटिक टोन मतलब लयबद्ध तरीके से बनाने के लिए, बोलने के लिए जो कवि हैं बिल्कुल उसी टाइप का शब्दों का प्रयोग किए हैं। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकेला नू कि तहरा लोग के पढ़े के बाद ऐसे बोल सकते हैं कि हम आपको आपके टोन में बात करेंगे। जैसे अगर हम भोजपुरी में बोलें, ठीक है, हम आपको पूरा चैप्टर को भोजपुरी में पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर हम दूसरा भाषा में पढ़ाएं तो मगधी में पढ़ा सकते हैं, अंगिका में पढ़ा सकते हैं। तो आपके जैसे शब्दों में जो इस्तेमाल करना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जो यूज किया गया उसको कॉलोक्वियल बोलते हैं दोस्त। अब यहां पर हम पहले क्या सीखेंगे, इस कवि के बारे में जानेंगे और फिर कविता के बारे में जानेंगे दोस्त, ठीक है। तो भैया लोग पहले ध्यान दे दे, लोग पहले सीखे के बाद सीख लो, और बाद बैठिए लोग, ठीक बा। ओह पहले सीख चलो पढ़ जाओ, ठीक बा। तो का पढ़ी ले हमने, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय। अब देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, गोई। गो भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं, गोई लिखे हैं, ई लगाए हैं। स्पेलिंग देखिएगा, GOE लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पर जॉन डॉनी साहब 1572 से 1631 इनका जो जीवन काल था, यानी 1572 में जन्म लिए होंगे और 1631 में इनका देहांत हुआ होगा। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was sanguinely anti-Catholic. अब देखिए यहाँ पर क्या बोलने का है। ये जो जॉन डॉनी साहब हैं, ये इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड की सरकार एंटी कैथोलिक थी, जब ईसाइयों में भी एक तरह का प्रकार होता है, जैसे हमनी में भी होता है ना, हो अलग अलग वर्ण व्यवस्था है, तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ब्राह्मणों में 10 तरह का है, क्षत्रिय में भी है अलग अलग, इस टाइप से। तो कैथोलिक में भी जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें भी अलग अलग तरह का होता है। उस समय इंग्लैंड में ये था, वो लोग एंटी कैथोलिक थे, ठीक है। हम आपको इसके बारे में अलग कहानी बता देंगे, एक बार एक चैप्टर अलग से बनाएंगे, तो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी का प्रादुर्भाव हुआ। एक्चुअली जो अंग्रेजी है ना, वो इंग्लैंड का भाषा नहीं है, अंग्रेज लोग का भाषा नहीं है। एक्चुअली में ये भाषा जो है जर्मनी से आया था, ठीक है। और वो जर्मनी का आदिवासी लोग, वहाँ का लोकल लोग, वहाँ का रस्टिक लोग बोला करता था, और वो लोग जब वहाँ पहुँचा तो ये भाषा वहाँ तक पहुँचा। खैर ये कहानी तो बाद में हम आपको समझा देंगे, ये कहानी आखिर हुआ कैसे। ये चैप्टर पढ़ना है आपको, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। जब आप BA इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा। हम आपको में जब पढ़ाएंगे तो आपको बुझा जाएगा कि कैसे कैसे अंग्रेजी का प्रादुर्भाव हुआ और कैसे लोग अंग्रेज तक पहुंचा, और वहाँ से हम लोग और पूरे संसार में पहुंच गया, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक सिचुएशन था, उस जमाने में जॉन डॉनी साहब का जो जन्म एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में, व्यवसायी परिवार में उनका जन्म हुआ, जो कि
अपने क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में? लिरिकल सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, मतलब वो जो था, जो कविता लिखते थे बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखते थे, व्यंग्यपूर्ण तरीके से, जैसे किसी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा हो। जैसे हम लोग भी एक दूसरे से बतियाते हैं तो बोलते हैं ना जी, थोड़ा कटाक्ष करते हैं, तनी व्यंग करते हैं, तनी उसका टांग खींचते हैं। आप लोग मत खींचने लगे, कोई बैठल है तो बता रहे हैं, खाली सुनिए, टांग खींच देते हैं किसी का। तो उस टाइप से अध्यात्म में जब कोई लिखता है तो उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल सैटिरिकल, ठीक है। तो उसमें ये बहुत ही आगे पहुंचे हुए थे, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब एक्सप्रेस करते थे अपनी भावनाओं को। डॉन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. ये जो डॉनी साहब को जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। काहे भाई? तो ये जो रोमन कैथोलिक जो इनका परिवार था और वहां का, तो ये लोग सही नहीं थे, वहां के हिसाब से ये लोग दुश्मन थे, तो इनको वहां से निकाल दिया गया। भाई चल फुट, तेरा क्या पड़ेगा नहीं कि चल फुट, चल भाग यहां से, उसको भगा दिया गया, ठीक है। तो ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अब क्या किए भैया, अब वहां से उनको भगा दिया गया तो कहीं दूसरा जगह जाके लॉ की पढ़ाई की। लॉ माने कानून का, वकालत पढ़े, और उसके बाद थियोलॉजी पढ़े। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जैसे हम लोग बोलते हैं। तो धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस तरह का बहुत सारा पढ़ाई पढ़े, ठीक है। तो धर्मशास्त्र की पढ़ाई ये पढ़े वहां पर। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. अब देखिए काका कहानी हुआ इनके साथ। ये भैया का किए, वहां से जब निकाला गया इनको, तो ये वहां के नौसेना विभाग में, ठीक है, नौसेना विभाग में क्या कर लिए भैया? ज्वाइन कर लिए, नौसेना विभाग में जाके ज्वाइन कर लिए, नौकरी करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ? इनको जेल भी भेज दिया गया। जेल काहे भेजा गया, आपको समझ में आया? जेल इसलिए भेज दिया गया कि ये क्या किए, अपने पैट्रन के भगनी या भतीजी जो भी होगी, पैट्रन मतलब वहां के जो संरक्षक होते हैं, जो वहां के देखभाल करने वाले होते हैं, उनकी भगिनी से ये ब्याह कर लिए। भैया ब्याह कीजिएगा तो लोग छोड़ेगा तो नहीं, तो भैया को इनके परमानेंट 10 करोड़िया ससुराल में भेज दिए, जेल हो गया इनको। अब उसके बाद क्या हुआ? इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615, 42 साल की उम्र में, डॉनी एक्सपेक्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। उसके बाद क्या किए? ये वहां पर एक दीक्षा ले लिए। कहां पर लिए? एंग्लिकन चर्च में लिए, और बहुत जल्दी ही वहां के अपने समय के सबसे बेहतरीन उपदेशक, प्रीचर मतलब क्या होता है? जो प्रीच करता है। जैसे महात्मा बुद्ध भी प्रीच करते थे, महावीर जी प्रीच करते थे, उसी तरह से ये भी प्रीच करने वाले बन गए, यानी कि उपदेश देने वाले बन गए, प्रीचर बन गए। इन लव लुइसिज्म, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रियन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्वियल टोन। ये क्या किए? उस जमाने में जो कविताएं जो लिखी जाती थी, जो लयबद्ध तरीके से जो लिखा जाता था, इसको ये बिल्कुल बदल दिए। कैसे भाई? तो बिल्कुल अपन बोलचाल के भाषा में ये व्यक्त करे लगलन। हम आपको क्या समझाए थे? कॉलोक्वियल टोन मतलब अपने आम जो बोलचाल की भाषा में, जैसे हम लोग अभी बतिया रहे हैं, हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उहे टोन में ये बतियाना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो इनकी बातों को समझने में, ताकि सब लोग ये बोलें और सब गट गट पिए, ऐसा भाषा में। His love poems uses the latest discovery of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. अब देखिए का बोलते हैं। इनका जो कविताओं के प्रति जो आकर्षण था, लव था, लव पोएम्स जो ये लिखा करते थे, इसमें क्या था? ये जब जैसे साइंस में, ज्योग्राफी में, अलग अलग विषयों में जो डिस्कवरी होती है, जो खोज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से
ये अपने कविताओं में व्यंग्यात्मक तरीके से वर्बल, वर्बल मतलब बोलचाल की भाषा, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, जैसे हम लोग बोलचाल कर रहे हैं, और बौद्धिक, ये दोनों तरीके से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए भाई। जैसे लगता था कि जैसे किसी को आप टीज कर रहे हैं, टीज करना माने छेड़ना। अब जाके तहन लोग केकरो छेड़क मत लगी है, ठीक बनू। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, किनकी, डॉनी साहब की। और ये कैसे हो गए भैया, इनका कविता, गाना, सोनेट, सोनेट क्या होता है, सोनेट मतलब 14 पंक्तियों का लघु काव्य। जैसे लोग 14 लाइन लिखेगा, उसमें एक पूरा एक जो उनका मतलब है बोलने का, उसमें व्यक्त कर देंगे, इसको सोनेट बोला जाता है। सैटरीज एंड एलेगीज एंड सर्मन्स। अब क्या हुआ भैया, हास्य व्यंग, सैटरीज मतलब हास्य व्यंग, एलेगीज मतलब शोक गीत, मतलब अब कभी किसी को तकलीफ हो जाएगा भैया तो क्या कीजिएगा, उस समय भी गीत गाया जाता है। जब घर में तकलीफ होती है, किसी सिचुएशन में आप तकलीफ में होते हैं, तो गीत तो गाई जाती है ना, बिल्कुल वैसा ही। और सरमन्स मतलब उपदेश, जब आप किसी को देते हैं तो उस सिचुएशन में भी ये जो लिखते थे काफी इंटेलेक्चुअल तरीके से लिखते थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, इनके अंदर में बिल्कुल वास्तविक कविता वाला भावना था। हार्श मीटर्स, बहुत ही कड़े शब्दों में ये व्यंग करते थे। स्ट्रेन एंड विस्मिकल इमेज कैरेक्टरिस्टिक ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। ये जो भी कविता लिखते थे उसमें इनका जैसे लगता था कि बहुत सनक है, बहुत जोश है, उत्तेजना है, और उस तरह से अपनी कविताओं को व्यक्त करते थे। ऐसे थे जॉन डॉनी साहब। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डॉनी साहब पूरी कविता में क्या किए मालूम है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं जो रिदमेटिक टोन को व्यक्त करता है। टोन माने लय, जैसे बोले लन तो लास्ट वाला शब्द एकदम एक जैसन मिली, उसमें क्या होगा पता है, क्या होगा, जैसे अब यहां देखिए गो का स्पेलिंग देखिए, वहां गोई लिख दिए हैं, यहां दी का स्पेलिंग देखिए, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मतलब ये जो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव किसको बोलेंगे, सबसे ज्यादा गहरा प्रेम, ये किसके साथ है, जो कि बर्बाद नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे आप कितने भी परेशान हो, ठीक है, कितने भी अलग परिस्थिति में हो, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो कविता है बहुत ही अलग तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की गई है जॉन डॉई के साथ, ये डॉनी के साथ। नॉर इज द होप इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अब देखिए यहां पर मी का स्पेलिंग देखिए, MEE लिखे, क्या है भैया, शब्दों पे बहुत जोर डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं ताकि बोलने में बने। जैसे हम लोग भी तो बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना जी, वैसे ही। नॉर इज द होप, होप मतलब उम्मीद, आशा, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया जो है जो आपसे उम्मीद लगा कर रख सकती है, जैसे कि आप मेरे अंदर में बेहतरीन एक प्यार को, एक उम्मीद को आप मेरे से ढूंढ सकें, देख सकें मेरे अंदर में, ऐसा। मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। अब क्या बोलता है कवि कि ये अपनी प्रेमिका को कैसे बता रहे हैं, यहां पर ये जो कवि है अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं, एकदम तुलनात्मक तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने प्यार को, दिल की बातों को इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इजहार कैसे कर रहे हैं अभी देखिए। मस्ट डाई एट लास्ट मतलब आई मतलब मैं मतलब कवि, उनको अवश्य अंत में मर जाना चाहिए। दिस बेस्ट, देखिए दिस के स्पेलिंग कैसे लिखे हैं, TIS, टिस, लेकिन यहां पर होगा दिस बेस्ट, ठीक है।
टू यूज माई सेल्फी, देखिए सेल्फ है, सेल्फी लिखल है, सेल्फी मत समझ लेगा चट से मुंह लिए ऐसे टप टप टिप दिए, ऐसे नहीं, वो सेल्फी नहीं है, सेल्फ का बात है। इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब क्या होता है? उत्सुकता, जॉलीनेस। हम लोग जो एकदम हमारे अंदर में जो उतावलापन होता है उसमें। दस बाई फैंटेड डेथ्स टू डाई। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, दस बाई फ्रेंड्स डेथ, ठीक है, डेथ मतलब मृत्यु, और देखिए डाई मतलब, देखिए डी वाई ई लिखा हुआ है, ये डाई का मतलब क्या है? डाई, डाई मैंने मरना, डी आई ई। देखिए सुनने के लिए कैसा कर दिया गया है, ठीक है। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस एंड येट इन देयर टुडे। अब क्या बोलता है? यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब सोचिए, यस्टर नाइट मतलब क्या होता है भैया? यस्टरडे नाइट, यस्टर नाइट मतलब यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस। अब देखिए सन लिखा हुआ है, सन यहां लिखा हुआ है, सन माने सूरज, देखिए स्पेलिंग क्या लिखा है? SUNNE लिखा हुआ है। देख रहे हैं शब्द कैसे इस्तेमाल किया गया है? द यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इन हियर टुडे, मतलब कल रात को सन वेंट, सूरज चले गए। अरे भैया सूरज तो सांझ हो गया ना, यहां यस्टर नाइट मतलब कल शाम को सूरज चले गए, इस तरह से। एंड येट इज हियर टुडे, और अभी तक वैसे ही हैं आज भी। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। अब देखिए हैज के लिए हैथ लिखा हुआ है, HATH, ठीक है। ही हैज नो डिजायर मतलब उनके पास कोई इच्छा नहीं है, आंतरिक कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी चीज को पाने का ललक नहीं है। नॉर सेंस, और ना ही कोई उनके पास उस तरह का बौद्धिक सेंस है। नॉर हाफ सो सॉट अवे, देखिए हाफ का स्पेलिंग HALFE लगाया हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जो वर्ड यूज किया गया है उसको आपको समझना है कि इसको पोएटिक वर्ड बनाया गया है, ऐसे ही यूज नहीं किया गया है, पोएटिक वर्ड बना दिया गया है, ताकि उसका आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। इसको पोएटिक रिदमेटिक टोन में गाने के लिए इसको ऐसा लिखा गया है, लेकिन हमको समझना है कि आखिर उसका मतलब क्या है। नॉर हाफ सो सॉट अवे देन फेरी नॉट मी, देखिए फियर को फेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना है, हर वर्ड बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है मोस्टली, तो आपको समझना पड़ेगा बाबू, ठीक है। फेरी नॉट मी मतलब हमारे अंदर में उस तरह का, आधे रास्ते पे आप चले गए हैं और हमारे अंदर में कोई उस तरह का भय नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, देखिए बिलीव का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? BELEEVE, ठीक है, स्पेलिंग में भी ध्यान देना है, बिलीव का स्पेलिंग कैसा लिखा हुआ है। बिलीव मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, ऐसा भरोसा कीजिए कि जैसा मैं कर पाऊंगा। स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मतलब जब हम अपने जर्नी को शुरू करेंगे तो कैसा? सूर्य से भी तेज, सूर्य से भी तेज यात्रा करेंगे। कौन? ये कवि भैया करेंगे। मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, देखिए ही का स्पेलिंग देखिए, मतलब अगर मेरे पास उससे ज्यादा पंख हो जाएंगे तो मैं जो सूर्य की जो रोशनी जो हमारे तक पहुंच रही है, जो उसकी स्पीड है, मेरी गति उससे भी बढ़ जाएगी। सोचिए भैया, याद है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब तक आप सोचेंगे कवि उससे कहीं आगे चला जाएगा। जितने देर में आप यहां सोचेगा उतने देर में कवि पूरा जहान ब्रह्मांड घूम लेगा भैया, याद रखिएगा। सोचिए कैसा बात करते हैं, मतलब ये प्रेमिका को बता रहे हैं कि देखो दुनिया कैसा है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रियतमा को अपने दिल का बात बताने के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका तुलना सूरज से कर रहे हैं, इसका उपमा सूरज से दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सूरज जिस तरीके से हमारे तक पहुंच रहा है, जो उसकी यात्रा है, हमारी यात्रा उससे भी अधिक हो सकती है अगर हमारे पास उससे ज्यादा विंग्स हो जाए। विंग्स माने पंख हो जाए तो हम लोग भी उससे तेज यात्रा कर सकते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब देखिए मैन का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है? MANS लिखा हुआ है। मैन्स पावर मतलब
आपके अंदर में कुछ कमजोरी भी तो है, इंसानों की कुछ कमजोरी भी तो है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि ऐसा हो कि आपके भाग्य फॉर्च्यून फॉल हो जाए, भाग्य गिर जाए। भाग्य कभी गिरता है यानी कि दुर्भाग्य हो जाए। फॉर्च्यून कभी नहीं गिरता बाबू, तो क्या हो जाता है, दुर्भाग्य हो सकता है हमारे साथ कि कभी कभी हमारा काम ठीक से ना हो पाए। कैन नॉट एड अनदर आर, देखिए एड के जगह पे क्या लिखा है, एडी, ADDE, और आर मैंने घंटा को क्या लिखा हुआ है, HOURE, RE। कैन नॉट एड अनदर RE नॉर अ लॉस्ट RE रिकॉल, मतलब आप इसमें एक दूसरा घंटा नहीं जोड़ सकते, एक दूसरा यहां पर घंटा नहीं, एक दूसरा समय नहीं जोड़ सकते। देखिए कवि जो है इस तरह से बोलना चाहता है कि शब्द तो कुछ और हैं, अर्थ भाव कुछ अलग निकल रहा है बाबू, ध्यान देना है। नॉर अ लॉस्ट RE रिकॉल, मतलब अंतिम क्षणों में आप इसको याद नहीं कर सकते। बट कम बैड चांस, यहां बैड चांस लिखा हुआ है, बाई चांस, अचानक से, ध्यान दीजिए, देखल जाओ। एंड वी जॉइनी टू इट आर स्ट्रेंथ, देखिए यहां वी का स्पेलिंग WEE, जॉइनी मतलब जॉइन, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारी जो शक्ति है उसके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम लोग क्या सिखाएंगे, इस कला को और इसकी यात्रा की लंबाई को, मतलब इस यात्रा वृतांत को, जो हमारा ये समय लगेगा सन की रफ्तार से तेज अगर हम भागेंगे तो। इट सेल्फ आर्स टू एडवांस, यहां देखिए सेल्फ ही लिखा हुआ है, सेल्फ, फोटो मत खींचिए लोग क्या करिए ऐसे अखिया तिरछा करिए, लोग ऐसे टिप टिप मारे लगी हैं लोग, एक के सेल्फी बोला जा रहा, ध्यान रखिए लोग। इट सेल्फ आर्स टू एडवांस, मतलब पहले ही इस चीज को आप समझ जाएंगे खुद से ही। वेन दाउ सीगेस्ट नॉट विंडे, मतलब सीग मतलब क्या होता है, आहें भरना। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में, या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के वियोग में जब आहें भरते हैं, सीख बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लोग आहें भरल नु, तहरा लोग के बोला तरी पढ़ाई पे ध्यान दा, इन्हें उन्हें ताके के जरूरत नहीं है, याद मत करिए केकरो, ठीक बा, ऐजा ध्यान दो, पढ़ला के बाद लोग तहरा खातिर ध्यान दिए, ठीक बा। बट सीगेस्ट माई सोल अवे, मतलब जब आप आहें भरते हैं, ये आहें क्या देखिए विंड है, विंड को विंडे लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, WINDE। तो ये जब हवाएं इसको आपके आहों को हटा नहीं सकती, दूर नहीं कर सकती। बट सिक्स माई सोल अवे, लेकिन ये आहें आपकी आत्मा को, देखिए सोल का स्पेलिंग क्या लिखल है, SOULE लिखल है भाई, सोल को आपसे अलग कर सकती है, आपके आत्मा को अलग कर सकती है। मतलब आप अपने प्रेमिका से दूर हो सकते हैं। कभी बताना चाहते हैं अपने प्रेयसी को, देखिए प्रेमिका को प्रेयसी लिखते हैं। वेन दाउ वेपेस्ट अनकाइंडली काइंडे माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, देखिए वेन दाउ, तू के लिए, यू के लिए दाऊ का प्रयोग करते हैं, दाऊ जनरली हम लोग भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर दाऊ अपनी प्रेमिका के लिए कभी यूज कर रहा है, बोलता है वीपेस्ट अनकाइंडली काइंडे, मतलब आप बिना दया माया के आप ऐसे जब कराहते हैं, सबसे वीपेस्ट, सोचिए वीप, वीपर, वीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया गया है, जबकि होना नहीं चाहिए। वीप क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, वीप माने रोना, एक वर्ब है, जबकि इसका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। अनकाइंडली काइंडे मतलब बिना दया के दया, समझ में आ रहा है। माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, डोथ नहीं है बोथ है, BOTH को क्या लिखा है, DOTH, ध्यान दीजिएगा हर एक शब्द इस कविता में ऐसे ही है, ठीक है। मेरा जो जीवन का जो ब्लड है और ये जो दोनों है, जो आत्मा है, ये दोनों क्या है, डीके, डीके मतलब होता है खत्म होना, खत्म हो रहा है, मतलब ये एकदम खत्म हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमको अपनी प्रियतमा को छोड़ के हमको सन से भी तेज रफ्तार में आगे जाना है,
दुनिया को अलग देखना है, फिर वहां से लौट के आना है। इसलिए ऐसा बात बोल रहे, मेरी आत्मा निकल जाएगी, मेरा खून हमसे अलग हो जाएगा, दोनों खत्म हो रहा है, छीन हो रहा है। इफ, कहां गया भैया, इट कैनॉट बी दैट दाउ लवस, देखो लवेस्ट मी, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तू मुझसे प्यार न करे, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तू कहती है, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, इसमें मेरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, किसमें, अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम जीवन बिताने में, ताकि हम चीजों को खोज ना पाए, डिस्कवर ना कर पाए, प्राप्त ना कर पाए। देखिए बहुत लोग का जीवन ना शादीशुदा ब्याह में बीत जाता है, कुछ लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आगे बढ़ने वाला बात हो रहा है, ठीक है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन कला है। कला क्या होगा यहां पर, आप अपने यात्रा वृत्तांत को बढ़ाना कर चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो आदमी जीवन में करना चाहता है वो इन चीजों से ऊपर उठना चाहता है। आप किसी का भी नाम लीजिए जो जीवन में आगे बढ़ा है, देखिए कैसे होता है। जो लोग, देखो एक बात कहल चाहता नहीं, कि जो लोग प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में रह गई, वो लोग जीवन में बहुत आगे ना बढ़न लोग, जे छोड़ले बा उहे बढ़ले बा। याद रखिए लोग, केकरो नाम ले ला, जे ठोकर खैले बा, जे ठोकर खाता उहे आगे बढ़ी। भैया दूर हटब तबे आगे बढ़ब, इहे बात है, उहे जे लिखल बा, हम नहीं बोलत। ये लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉथिंग के मी एनी इल, मतलब बोलता क्या है, डिवाइन मतलब हेवनली, डिवाइन मतलब क्या होता है, दैविक। ये क्या है, हमारा जो उसका जो हृदय है, एक क्या है, अलौकिक है, दैविक है। फॉर थिंकिंग मी एनी इल, मतलब कोई सोचता है कि जैसे कि हम गलत हो रहे हैं, इल मतलब यहां बीमार नहीं, इल मतलब बुरा, खराब, ठीक है। जैसा कि कोई मेरे बारे में खराब सोच रहा हो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी मतलब हमारा भाग्य, क्या होता है, इसमें हिस्सा लेगा, कैसे, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ये क्या करेगा, हमारे अंदर की भावनाओं के डर को खत्म करेगा। बट थिंक दैट वी, बट सोचिए क्या हम लोग, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग क्या करेंगे, टर्न असाइड मतलब किसी चीज को अलग कर देना, स्लीप मतलब नींद को, हम लोग नींद को अलग कर देंगे। दे हु वन अनदर कीप, जो दूसरे लोग इसको ध्यान देंगे। अलाइव नियर पार्टेड बी, मतलब जो लोग जीवित रहेंगे क्या करेंगे, जो लोग जीवित रहेंगे क्या करेंगे, इसको अपने से अलग कर देंगे, छोड़ देंगे, वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए हम नहीं की बोलत भैया, बार बार बोलता नहीं, ध्यान दिया लोग, मतलब यहां कवि क्या बोल रहे हैं कि वही लोग जीवित रहेंगे या वही लोग जीवन में कुछ कर पाएंगे जो इससे दूर होंगे। जो लोग दूर नहीं होंगे, आप लोग समझदार हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से कवि अपने प्रेमिका को थोड़ा सा अलग रह के होने की बात करता है, सूर्य से एक तुलना करता है, अपनी जर्नी को तुलना करता है कि सूर्य की गति से भी हम तेज रफ्तार से आगे जा सकते हैं यदि हमारे पास विंग्स हो, और हम लौट के भी आ जाएंगे अपने खोज को पूरा करके। हमारे शरीर से आत्मा खून दोनों अलग हो सकते हैं। इन सारी बातों को कवि यहां पर बताने की कोशिश किया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलवेड। कवि जो है अपने, वो दूर होना चाहता है क्योंकि वह अपने बिलवेड से, यानी कि प्रियतमा से थक चुका था। सही है गलत है, गलत है, थका नहीं था, वो एक नया जर्नी शुरुआत करना चाहता था, ठीक है।
द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। क्या कवि को एक दूसरी महिला मिल गई थी जो उसकी पत्नी से, उसकी प्रियतमा से ज्यादा सुंदर थी? ये भी बात सही नहीं है, गलत है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक। क्या कवि एक दूसरा यात्रा शुरू करना चाहता था जैसे सन का यात्रा था? ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ट्रू है। मैंस पावर इज वेरी वीक। इंसान की शक्ति बहुत कमजोर है। यस, ट्रू। हम लोग सन के सामने या किसी के सामने हमारी शक्ति है ही क्या? कुछ नहीं है, खत्म है हम लोग। द पोएट लव्स हिज बिलवेड सो इंटेंशनली दैट ही विल कम बैक वेरी सुन। यस, वो अपनी प्रियतमा से बहुत प्यार करता था, एक नया जर्नी शुरू करना चाहता, इसलिए वो दूर जाना चाहता था, थोड़ी प्रियतमा को छोड़ना चाहता था। यस, ट्रू। क्वेश्चन क्या है? Why does the poet want to go away from his beloved? वो अपनी पत्नी से दूर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो एक नया यात्रा शुरू करना चाहता था, जैसे सन करता है। सन से क्या, अभी आपको कविता में पढ़े ना कि कविता क्या है, सन से वो तुलना कर रहा है, उपमा दे रहा है सूरज का। जैसे सूरज उतना गति से आगे बढ़ता है तो हम भी उससे ज्यादा गति से आगे बढ़ सकते हैं, उतना यात्रा कर सकते हैं, करके लौट के आ सकते हैं, ऐसा। दूसरा क्या है? What are the things that the sun does not have? वो क्या ऐसा चीज है कि जो सूरज में नहीं है? अरे भैया, सूरज में क्या है? सेंस है सूरज के पास। सबसे बड़ा बात तो ये है, सूरज के पास सिर्फ गति है। जैसे हम लोग के पास गति भी हो सकता है, हम लोग के पास सेंस भी है, बुद्धि भी है, जो कि सन के पास नहीं है। हमारे पास इच्छा है, सन के पास इच्छा नहीं है। ये सब कोई भी चीज सन के पास नहीं है, ये सब हम लोग के पास है। हम लोग के पास इच्छा है, हम लोग के पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर? स्पीकर के जर्नी को क्या तीव्र गति प्रदान कर सकता है? मोर पंख, मोर विंग्स। याद है ना, जब ज्यादा पंख हो जाएंगे तो हमारी गति सूरज से भी तेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल? मतलब इंसानों की शक्ति कब कम हो जाती है? इंसानों की शक्ति तब कम हो जाती है जब वो अपने भाग्य पे भरोसा करना शुरू कर देता है। अगर उसका भरोसा भाग्य पर ना अपने कर्मों पे हो जाए तो कभी भी उसको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। हम लोग ये सोच लेते हैं कि भगवान जी ही कर देंगे, भगवान जी यूं कर देंगे, भगवान जी यूं कर देंगे, भगवान जी सब कर देंगे, हम खाली घर में बैठल रहें। कैसे संभव भैया? अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? मतलब सिंगिंग और वीपिंग स्पीकर को कैसे प्रभावित करता है? ये लिखा है ना, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स लाइफ। स्पीकर्स नहीं, स्पीकर। हाँ, स्पीकर को ये गाना और रोना कैसे प्रभावित करता है? याद होगा कविता में क्या लिखल था? सिंगिंग और वीपिंग उसके सोल और ब्लड को डिके कर देगा, खत्म कर देगा, धीरे धीरे खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। याद है ना पोएम का लाइन? अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ? जो बिलवेड है, बिलवेड मतलब उसकी प्रियतमा, वो स्पीकर के जीवन को कैसे बर्बाद कर रही है? कवि अपना जो कीमती जो समय है जिससे कि वो एक नया जर्नी शुरू कर सकता था, अपने प्रियतमा के साथ जी कर अपने समय को बर्बाद कर रहा है। अक्सर देखिएगा जो बड़े विद्वान लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादातर अकेले रहना चाहते हैं। कहा है ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर पाएंगे अपने काम के लिए, ऐसे फालतू जगह पर दिमाग लगाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने काम पे फोकस होकर अपना काम कर सकते हैं। इन वॉट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? मतलब किस तरीके से ये जो लवर्स हैं, लवर्स मतलब एक दूसरे को प्यार करने वाले जो लोग हैं, ये यूनाइटेड कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ रह के भाई, कीपिंग वन अनदर टुगेदर। एक साथ जब लोग साथ में रहेंगे, इस तरह से वो लोग हमेशा साथ में रह सकते हैं। आप कैसे साथ में रहिएगा? साथ में रहिए, मिल के रहिए, एक साथ रहिए, मिलजुल के रहिए।
जिंदगी भर साथ बीतेगा आपका, यूनाइट होकर रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली, लाइनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अरे फिल इन द ब्लैंक्स है लगता है, हाँ। द स्पीकर्स बिलवेड सीक्स अवे, क्या है? अरे भैया ये तो कविता पढ़िए, कविता का देख देख के लाइन भर दीजिए इसमें, कहा इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हटाइए, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली, जो कविता का लाइन लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए। वेन दाउ सीगेस्ट नॉट विंडे बट सीगेस्ट माई सोल अवे, इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले, फाइंड आउट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल द पोएम। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज के बारे में बड़बोलापन, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, साला बड़ी फेंकता, लपेटा लोग ऐसे ऐसे लपेटा, बड़ी फेंकता। मीन्स व्हाट? जब आप किसी के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, आपकी हैसियत है छोटी और जब आप करते हैं बात बड़ी, इसको बोलते हैं हाइपरबोले। ठीक है, तो ऐसा इस कविता में कोई और भी इस तरह का बात लिखा हुआ है? यस, जब वो बात बोल रहा है कवि कि जब मेरी गति सूर्य की गति से तेज हो जाती, जब मेरे पास कुछ और ज्यादा पंख हो जाता तो, यानी सोचिए इसके पास ऑलरेडी पंख है, ही मे ड्राइव फास्टर बट स्टिल इट वुड बी फास्टर देन सन कब व्हेन ही हैज मोर विंग्स। अगर उसके पास बहुत ज्यादा पंख हो जाए तो वो उससे भी ज्यादा गति से उड़ सकता है, भाग सकता है। अतिशयोक्ति है ना भाई, हम लोग कभी कर सकते हैं? नहीं, उसका मन था लिखना, लिख दिया। ठीक है, अगला जो है, राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम। इस कविता में अतिशयोक्तियों के बारे में लिखने की कोशिश किया है, तो इसमें आपको क्या बताना होगा? इसमें बताना होगा, देखिए चीज को समझना बहुत जरूरी है बाबू, पहले चीज को समझिए। इसमें जो कवि जो बोलना चाहता है, कविता में जो हाइपरबोले का जो यूज किया गया है, मतलब चीजों को कैसे आप उपमा दे सकते हैं, अपनी प्रियतमा को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सा शब्द सन का इस्तेमाल किया गया है। सीगेस्ट, हवा इनके आत्मा को, इनकी आहों को दूर कर सकती है। ब्लड क्या है? ब्लड, और इनका जो आत्मा है ये क्या रहा, धीरे धीरे घट रहा है, डिके हो रहा है। ये सब क्या है? ये तो हाइपरबोले, अतिशयोक्ति है दोस्त। इसी को क्या करना है, पॉइंट वाइज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है? बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन द लाइट ऑफ दिस लाइन्स। इसमें प्यार की शक्ति को बारे में बताना है आपको। इसमें सबसे पहले कविता का लाइन आपको समझ में आएगा तब ना आप लिखिएगा, इसलिए हम आपको हर कविता का लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तक कविता का लाइन आपको समझ में नहीं आएगा आप लिखिए कैसे। आपको लिखने आएगा बट यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस दैट इज गिवन टू यू। Unless until you know the meaning of the sentence, not only the literal meaning, you should have the eternal meaning of the sentences, then only you can write it. Okay? तो यहां पर आपको यही चीज समझना है कि उसका शब्दार्थ तो ठीक है, भाव भी आपको आना चाहिए। Unless until you know about the feeling, the exact meaning of its literal, तो आपको लिखना बड़ी कठिन हो जाएगा बाबू, बुझ रहे हैं? चलिए, तो यही चीज यहां पर बताने को किया गया है कि बट बिलीव, भरोसा कीजिए, आई शैल मेक, मैं मतलब मैं कर पाऊंगा क्या, स्पीडर जर्नी, माने मेरी जर्नी बहुत तेज गति से हो सकती है। सिंस आई टेक, माने चूंकि मैं अगर स्टार्ट कर दूं तो मेरी गति सन से तेज हो सकती है। कब? मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, अगर उससे मेरी जो पंख हैं ज्यादा हो जाए तो मेरी गति सन से भी तेज हो सकती है। यही कवि बताने का कोशिश किया है दोस्त, और इसी को आपको लिख देना है, चटपट लिख दीजिएगा, टनाटन आपका नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी, मतलब इस स्ट्रेंजा में कवि क्या बोलना चाहता है? लव यहां पर बताना चाहता है कवि कि दे हु वन अनदर कीप, जो लोग जब एक साथ, वन अनदर मतलब क्या होता है, एक साथ, इस बात को ध्यान में रखें। कौन कौन? प्रेमी प्रेमिका। जब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर वो लोग
साथ में रहें, जीवित रहें, इसको दूर न कर दें, एक दूसरे को अलग ना हो जाएं। पार्ट मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अगर आप छोड़ेंगे नहीं, साथ में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 और 1 11 होने वाली बात है बाबू, ठीक है? तो इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में होने की जरूरत है, अलग होने की नहीं, ठीक है? यहां पर आपको समझना है, कवि ये बताना चाहता है कि आपको कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अलग हो जाइएगा तो बड़ी दिक्कत है भैया, मुश्किल हो जाएगा। समराइज द पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको इस कविता को समराइज करना है। पूरा कविता जो हम आपको बताए हैं लाइन लाइन, उसी में गिन चुन के 8-10 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत है, मोर देन एनफ है, ठीक है? What arguments does the poet give at the time of parting with his beloved? जब कवि जो है अपनी प्रेमिका से अलग होता है तो उस समय कौन सा आर्ग्यूमेंट देता है, मतलब कौन सा लॉजिक देता है कि भैया हम अपनी प्रेमिका से कैसे अलग हो रहे हैं? तब वो क्या बोलता है कि भाई मृत्यु तो निश्चित है ना भैया, सब कोई मरेगा एक दिन, तो मरने के पहले जितना हम काम कर सकते हैं काम कर लेते हैं। अरे भैया जीवन में सफलता आपको भी चाहिए ना भाई, जब जीवन में सफल होना है, हमको भी सफल होना है, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए अगर हम आप केकरो अचरा में बंद के रह जाइएगा तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकता। सफलता तभी मिलेगा जब अचरा से बाहर निकलिएगा, चाहे वो माए का अचरा हो, चाहे वो बीवी का अचरा हो। बाहर निकलिए, सफलता मिलेगा, नहीं तो भैया बोलने का जरूरत है, आप समझदार हैं। हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस? यहां पर जो लवर है इस तरह की परिस्थिति कैसे बाहर आ सकता है? भैया जिसको पता है कि हमको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं, अपने कर्म पे भरोसा करना है, वही इस चीज से बाहर निकल सकता है। नहीं तो जो भाग्य पे क्या बोलेगा, अरे भगवान जी जब वो लिखल होगा कि हमको किस्मत में अमीर बनना, तो हम अपने अमीर बन जाएंगे। अरे भैया भगवान जी तो अमीर सबको बना के भेजते हैं। हम लोग, कोई लोग कर्म करता है, कोई लोग कर्म नहीं करता है, कोई लोग सही काम करता है, कोई लोग सही काम नहीं करता है। तो जो सही काम करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सही काम नहीं करता है वो जहां का तहां रह जाता है। तो क्या बोलता है, अरे हमारे किस्मत में नहीं था यार आगे बढ़ना, तो कैसे आगे बढ़ जाए? अब सोच दिए ऐसा बात रहेगा तो। वॉट इमेज फ्रॉम नेचर आर यूज इन द पोएम? इस कविता में नेचर का कैसा कैसा इमेज, वॉट इमेज फ्रॉम नेचर, प्रकृति का कैसा इमेज यहां बताने की कोशिश की गई है? यहां पर प्रकृति से क्या क्या चीज लिया गया है? विंडे, असनी, सूरज और हवा को एकदम डायरेक्टली रिजेंबल करने की कोशिश की गई है। यहां पर कविता में डायरेक्टली यूज किया गया है कविता में। इसी को आपको लिखना है। विच इमेज डू यू लाइक द मोस्ट? इसमें कौन सा आपको जो इमेज है वो सबसे ज्यादा आपको अपील करता है? सन का, क्योंकि उसमें कवि एकदम स्पष्ट बोला है कि मेरी गति सन से भी तेज हो सकती है अगर कुछ खास सिचुएशन हो जाए तो। इस तरह से दोस्त हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश किए हैं। ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तो हर जगह मिल जाता है, बट जब तक आप लिखने लायक नहीं बनिएगा दोस्त, हम आपको कुछ वीडियोस में ये भी सिखाएंगे कैसे सेंटेंसेस को लिखा जाता है। पहले क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर कर दें, फिर हम आपको लिखने बताएंगे। ये एक वाक्य का ट्रांसलेशन जो आपके दिमाग में आता होगा, कैसे उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। अगर वाक्य 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, तो कैसे उसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। अरे भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम आपको सिखाएंगे ना, काहे परेशान है? एकदम टेंशन नहीं लेना है, खाली मेहनत करना है, ध्यान देना है, ठीक है? अगला वीडियो मिलेंगे बउआ दूसरे वो कविता में। तब तक क्या करे के बा, एकरा के ध्यान से पढ़िए लोग, लिखे कोशिश करिए लोग। दिक्कत हुई तो बताइए, कमेंट कर दिया, ठीक बा? मिलब, ध्यान रखिए लोग, बढ़िया से पढ़िए, एने ओने ताके की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़े के बाद।